कुमार, स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। आज का जो क्लास है झारखंड प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पत्र के से संबंधित ही है और यह है झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2008। इससे जो है आपको 1 से 2 प्रश्न रह सकते हैं। बाकी जितने भी नीतियां हैं या आपका भूमि से संबंधित कानून है उसके नोट्स ही देने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पढ़ाना मैंने आवश्यक समझा क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न तक इस बार आ सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली झारखंड का है। ठीक है, यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा मैं राइटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो आपका अधिनियम था, इसका जो आपका पृष्ठभूमि को पहले समझ लीजिए। पृष्ठभूमि यही था कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी इस क्षेत्र के विशेष रूप से जनजाति वर्ग और अन्य वर्ग शोषित हो रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यह प्रक्रिया नहीं रुकी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है विकास परियोजनाओं के नाम पर या आपका पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, राष्ट्रीय उद्यान का गठन या वन्य अभ्यारण्यों के गठन के नाम पर, ठीक है, एक विस्थापन और पलायन का एक बहुत ही चलता गया। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुए? झारखंड के, अगर झारखंड क्षेत्र की बात की जाए उस समय तो बिहार में था जनजातीय वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक का आर्टिकल यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, केवल 9 अध्याय के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अध्याय 1, सबसे ज़्यादा जो विस्थापित हुए एसटी वर्ग के लोग हुए, जनजातीय समुदाय के लोग हुए। ठीक है, और जब उनका नाता जो है भूमि से टूटा तो पलायन के शिकार हो गए, क्योंकि जीवन यापन तो करना ही था। भूमि से जब नाता टूट गया तो उनके लिए खाद्यान्न वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, तो पलायन के शिकार हो गए। ठीक है, लेकिन पुनर्वास और विस्थापन नीति बहुत ज़्यादा प्रभावी, पहले का संरक्षण करना काफ़ी मुश्किल था। यही कारण था कि धीरे धीरे इनकी जनसंख्या जो झारखंड क्षेत्र में थी वो घटती चली गई। ठीक है, अगर 1931 की जनगणना की बात करें जनजातियों की, तो 50% से अधिक आबादी एसटी की थी, जो वर्तमान में झारखंड के 24 जिले हैं उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो यह जो है 26.2% रह गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि झारखंड जो है 5th शेड्यूल में है, क्लियर, 5वीं अनुसूची में है, जहां पर राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार होता है और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। कई मामलों में राज्यपाल इस परिषद से सलाह लेकर वर्क करते हैं। ठीक है, तो 5th शेड्यूल में आपका जो है झारखंड है, और वर्तमान में जो है आपका लगभग 56% भाग 5th शेड्यूल में है। यही कारण है कि नियोजन नीति में जो है आपका अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिले में विभाजन कर दिया गया था। यही 56% क्षेत्र को जो है अनुसूचित जिला में डाला गया था, जो विवाद का कारण बना। खैर जो भी हो, आदिवासी वर्ग जो था और कुछ हद तक जो मूल निवासी वर्ग थे, वो जल जंगल जमीन एवं अन्य संसाधनों से अपना हक जो है खो बैठे। ये सब अध्याय 1 में ही दिया गया है। ठीक है, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, टॉपिक में हम लोग इन कर चुके हैं। जल जंगल जमीन और अन्य संसाधन से वो जो है अपना अधिकार धीरे धीरे खोते गए। क्लियर, इसके कारण क्या हुआ कि वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इनकी जो जनजाति वर्ग की जो है आपका जनसंख्या घट रही है, तो पहले जहां आपका इनके लिए 7 और 32, ठीक है, लोकसभा में विधानसभा में LSVS 7 सीट और 32 सीट था, वर्तमान में कितना रह गया है? 5 लोकसभा सीट और 28 विधानसभा सीट। ठीक है, अब प्रस्ताव है 4-21 करने का, लोकसभा विधानसभा। ठीक है, कि इनकी जनसंख्या घट गई है, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जनजातियों के द्वारा, जनजातीय वर्ग के द्वारा प्रबल विरोध की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये था आपका पृष्ठभूमि। ठीक है, किस ढंग से जो है जनजातीय वर्ग को विस्थापन के नाम पर और विकास के नाम पर, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पर उनके जल जंगल जमीन से अलग किया गया। उन्हीं परिस्थितियों में
यह जरूरी हो गया था जब झारखंड अलग राज्य बना कि 2008 का जो पुनर्वास अधिनियम बना 2008 का, उन्हीं परिस्थितियों में यह जरूरी हो गया था। इसके अध्याय 2 में हम लोग इन करते हैं। अध्याय 2 में कहा गया है इस अधिनियम का उद्देश्य, ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो सबसे आपका जो सिंपल पहला उद्देश्य है, विस्थापन कम से कम हो या नहीं हो, क्लियर। और विस्थापन अगर हो गया है तो पुनर्वास पहले हो जाना चाहिए, पुनर्वास की प्रक्रिया तीव्र होनी चाहिए। ये दूसरा है। और एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का विशेष रूप से संरक्षण करना है, ख्याल रखना है। और अगर अधिग्रहण करना ही पड़ रहा है जमीन किसी भी कार्य के लिए, तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि बंजर भूमि या अप्रयुक्त भूमि का अधिग्रहण हो, ठीक है। यही है अध्याय 2 और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अध्याय 3। आर्टिकल्स के मैं यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन ही यहाँ से बनेंगे और इस बार आएंगे। एक आ चुका है पिछला बार, वो आ जाएगा पढ़ाने के दौरान, वहाँ पर मैं इंडिकेट कर दूंगा कौन सा आया है, ठीक है। अध्याय 3 जो है बाकी अधिनियम की तरह यहाँ पर भी परिभाषा दिया गया है, ठीक है। परिभाषा में आपका जो शामिल है, परिभाषा में सिंपल जो आपका शामिल है, परिवार, प्रभावित परिवार, कृषि श्रमिक, कृषि भूमि। अधिनियम में कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही मिले, ठीक है, याद करने में सुविधा हो इसलिए क्री और पीपी अलग कर दिया हो गया है। पी स्क्वायर के स्क्वायर सूत्र बना सकते हैं, 2 ठो पी से है 2 ठो के से। इसमें जो है पहला परिवार कौन होगा, ठीक है। परिवार वह होगा जो आपका ब्लड रिलेशन में प्रथम आपका लेवल के होते हैं, जैसे पति पत्नी, क्लियर, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन। विकलांग एक अलग कोटा में रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्यों रखना है बता रहे हैं। एक परिवार बनता है पति पत्नी बच्चों से और भाई बहन से भी बनता है, ठीक है। इनकी क्या शर्तें हैं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तुरंत कवर हो जाएगा। 1 घंटा में जो है आप इस अधिनियम को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और 2 से 4 मार्क्स जो है अपने पक्के कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोग तो मुखिया हो गए घर के। पुत्र और पुत्री, भाई और बहन। विकलांग जो होगा इसके लिए कोई शर्त नहीं है, ये जब तक परिवार है विकलांग जो है उसका हिस्सा है, क्लियर। विकलांग व्यक्ति क्या होगा, उसका हिस्सा होगा, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए जीविका का साधन जो है लगभग असंभव हो जाता है अपने शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण। रहा इनका बात पुत्र पुत्री भाई बहन, तो ये परिवार का हिस्सा कब तक बने रहेंगे, या तो 30 वर्ष की उम्र तक, 30 ईयर्स की उम्र तक, या विवाह होने तक, क्लियर। या तो विवाह हो गया या 30 वर्ष हो गया, दोनों में जो पहले हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए, प्रभावित परिवार से पहले जो हम लोग परिभाषा को अच्छा समझा कीजिए। अधिनियम में प्रभावित परिवार ही कर लेते हैं। प्रभावित परिवार कौन होगा, ठीक है, जिसका चल संपत्ति हो, जो परिवार का चल संपत्ति हो, ठीक है। और अगर चल संपत्ति नहीं भी है, क्लियर, तो क्या होना चाहिए,
सामान्य और अनुसूचित दो तरह के क्षेत्र हो सकते हैं झारखंड में। अनुसूचित माने जहाँ पर जनजातियों का बहुलता है। समान क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति व्यापार कारोबार के उद्देश्य से, घर वगैरह नहीं है, ज़मीन वगैरह नहीं है, लेकिन व्यापार कारोबार के उद्देश्य से पिछले 15 वर्षों से लगातार रह रहा हो और उसके पर्याप्त प्रमाण उसके पास हैं, ठीक है, 15 ईयर्स से रह रहा हो, और ये अनुसूचित क्षेत्र में 30 ईयर्स से, तो उनको भी प्रभावित परिवार में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा 30 वर्ष से कम या 15 वर्ष से कम, ठीक है। ये आपका हुआ प्रभावित परिवार। और उसके अलावा जो आपका है कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिक में कौन आएगा? ऐसे श्रमिक जो कृषि के उद्देश्य से आए हुए हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। और शर्त तो ही है, इसको एकदम केयर रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। 15 साल सामान्य, 30 साल अनुसूचित। 15 वर्ष से वो रह रहा है सामान्य क्षेत्रों में और 30 वर्ष से रह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में, तो कृषि श्रमिक के रूप में प्रभावित परिवार में शामिल होगा और जो भी लाभ मिलना है उसको भी मिलेगा। अब आ जाइए, कृषि भूमि क्या है इस अधिनियम के अनुसार। P² K² डिफिनेशन में आपका है, देखिए कृषि भूमि का अर्थ सिर्फ कृषि भूमि नहीं है इस अधिनियम में, ठीक है। इसमें कृषि से संलग्न जितनी गतिविधियां हैं वो सारे हैं, ठीक है। जैसे कृषि, पशुपालन, बागवानी, डेयरी, मत्स्यन, नर्सरी, उद्यान, पोल्ट्री मुर्गी पालन, रेशम कीट का पालन, ठीक है। ये सारा जो है आपका कृषि के परिभाषा के अधीन ही आएगा। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो आपका पुनर्वास झारखंड राज्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में इस सारा चीज़ जो है शामिल होगा। इससे 1 से 2 प्रश्न एकदम पक्का आएगा, जितना मैं आज बता दूंगा निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये था आपका अध्याय 2। अब आते हैं हम लोग अध्याय 3 में। परिभाषा हो गया। यह अध्याय जो क्लियरली स्पष्ट करता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई परियोजना का, चाहे सरकारी हो या निजी हो या पार्टनरशिप में हो, PPP मोड में हो, ठीक है, हो रहा है और उससे 100 से अधिक लोग विस्थापित होते हैं, कितना? मोर देन 100। उस स्थिति में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सरकार को कराना होगा, मोर देन 100 की स्थिति में, ठीक है। मूल्यांकन का रिपोर्ट सरकार को मंगाना होगा, ठीक है। कब ये होगा? 30 दिनों के अंदर। जब भी सरकार फाइनल डिसीजन लेगी कि अब विस्थापित करना है, उससे पहले, ठीक है, 30 दिनों के अंदर पहला काम होगा सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट, ठीक है, कि क्या सोशल इफेक्ट पड़ सकता है इस विस्थापन का, इस परियोजना का। अगर बहुत सारे लोग जो है विस्थापित होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसमें क्या रहेगा इस रिपोर्ट में, उसको केयर कीजिएगा। इसमें सामाजिक प्रभाव में वास्तव में पर्यावरणीय प्रभाव भी रहेगा, आर्थिक प्रभाव रहेगा, इकोनॉमिक इफेक्ट रहेगा, और एक स्पेशली चीज याद रखिएगा, जनजातीय वर्ग पर प्रभाव, ST पर प्रभाव। ये 3 अनिवार्य रूप से शामिल रहना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ये रिपोर्ट जो है सरकार को जाएगा और सरकार इस रिपोर्ट में जिस पूरा स्वीकार कर ले या इसका एक अंश स्वीकार कर ले, ठीक है, फिर इस परियोजना का वो हिस्सा बन जाएगा। इसका अर्थ है कि जो भी, चाहे निजी कंपनी हो, सरकारी हो या PPP मोड में हो, उनको जो है एक वचनबद्ध देना होगा, ठीक है, एक गारंटी देना होगा पूरी तरह से कि सारे का हम जो है पालन करेंगे, ठीक है। जो भी पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट में है, सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट में है, उसका हम लोग जो है पालन करेंगे। अगर नहीं रिपोर्ट दिया जाएगा तो ये सब प्रोजेक्ट जो है पास नहीं हो सकता सरकार के माध्यम से।
अब आइए हम लोग चलते हैं अध्याय 4 पर। देखिए इसमें कार्यपालिका का वर्णन किया है, अधिकारी कौन कौन होंगे, ठीक है, जो इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के अधिकारी होंगे, ठीक है, समझा देता हूँ, बहुत अच्छे तरह से समझ जाइएगा। एक पुनर्वास अधिकारी होंगे और दूसरे जो होंगे निरीक्षण अधिकारी होंगे। यहां पर देखिए क्या होगा, इनके सहयोग के लिए अन्य अधिकारी भी होंगे, कई अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। क्लियर? और इनका स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा। जो एक्ट में लिखा है कि जो पुनर्वास अधिकारी होंगे वो उपायुक्त से अन्यून नहीं होंगे, न्यून का उल्टा अन्यून, यानी कि उससे कमतर नहीं होंगे, यानी कि उसके समकक्ष होंगे, ठीक है। सामान्य रूप से उपायुक्त को ही पुनर्वास अधिकारी बना दिया जाता है, फिर अगर नियुक्त भी होता है तो उन्हीं के लेवल का अधिकारी का नियुक्ति होगा, ये ध्यान रखिएगा पुनर्वास अधिकारी के मामले में, है ना। डीसी के बराबर होंगे। क्लियर? इनका वर्क क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा। क्लियर? कर्तव्य होगा जो शुरू में उद्देश्य था, उद्देश्य को लागू करवाना। विस्थापन जो है, विस्थापन जो है न हो या कम हो। क्लियर? और एसटी एससी के हितों का संरक्षण और कमजोर वर्गों के, ठीक है। जो शुरू में था अध्याय 2 में मैंने जो बताया था। इसके अलावा जो कर्तव्य में आपका एक चीज और होगा कि जो भी भूमि देना है विस्थापितों को या राशि देना है सरकार द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति राशि, बदले में भूमि, ठीक है, और क्षतिपूर्ति राशि, ये सारा देने का जिम्मेदारी किसका होगा, इन्हीं का होगा, ठीक है, पुनर्वास अधिकारी का होगा। अन्य सभी कार्य, ठीक है, जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाए, निर्देशित किया जाए, ठीक है, उन सभी कार्यों को इन्हें करना होगा। क्लियर? तो ये था आपका पुनर्वास अधिकारी का वर्क और इनका लेवल, ठीक है, इनका हेल्पर। अब आ जाइए निरीक्षण अधिकारी। ये तो उपायुक्त के स्तर के हो गए, तो इनका निरीक्षण करना है, इनके कार्यों का निरीक्षण करना है, तो निश्चित रूप से कमिश्नर लेवल के होंगे, ठीक है। तो ये आयुक्त स्तर के होते हैं जो इनके सारे कार्यों का निरीक्षण करते हैं और ऊपर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, राज्य सरकार को। तो इस ढंग से ये था आपका अध्याय 4। अब आइए अध्याय 5। गड़बड़ी हो गई है, उसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। अध्याय 3 तक तो ठीक चला था, उसके बाद मैंने फिर 3 कह दिया था। अध्याय 4 होगा सामाजिक प्रभाव, बाकी सब सही है, ठीक है, इसको केवल सुधार लीजिएगा। और अध्याय 5 में अधिकारी वर्ग होंगे, ठीक है, उसको अध्याय 4 मैंने बता दिया था। ये दोनों थोड़ा आप लोग सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अध्याय 6 में हम लोग चलते हैं। इस दोनों को जरूर सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। पर करते हैं जिससे मैंने सुधारने को कहा है उसे बस सुधार लेंगे। अध्याय 6 देखिए, अध्याय 4 के अंतर्गत जो मैंने बताया कि सामाजिक प्रभाव से मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट जो है आपका प्रकाशित होना, जैसे ही रिपोर्ट प्रकाशित होता है उसके 15 दिनों के अंदर क्या करना है, राज्य को प्रभावित गांव और परिवारों की अधिसूचना जारी करनी है कि कौन कौन से गांव, परिवार वगैरह जो हैं प्रभावित हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है, जो अधिसूचना जारी होगा प्रभावित गांव के बारे में,
इसमें रहेगा आपका स्थान, निवास, आवास इत्यादि के बारे में जानकारी। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या रहेगा, 60 वर्ष से अधिक जो भी लोग हैं उसकी जानकारी, 50 वर्ष से अधिक लोगों की जानकारी, उसके अलावा विधवा कोई हैं अगर, बच्चे की जानकारी, कितने बच्चे हैं, कितनी विधवाएं हैं, कितने विकलांग हैं। ठीक है, इतना सारा जानकारी जो आपका रहेगा। और उसके अलावा जो रहेगा आपका आदिवासियों की जानकारी, आदिवासियों की संख्या कितना है। उसके अलावा आदिम आदिवासियों की जानकारी रहेगी। ठीक है। उसके अलावा कृषि श्रमिकों की जानकारी रहेगी उस क्षेत्र के। कृषि श्रमिकों का परिभाषा मैंने बता ही दिया है, सामान्य क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं। उसी परिभाषा के अनुसार कृषि श्रमिकों की जानकारी, यानी कि जो है आपका सिंपल है, 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग, 50 वर्ष से अधिक के लोग हो गए। ठीक है। उसके अलावा बच्चे, विधवा, विकलांग हो गए, जनजाति और आदिम जनजाति और कृषि श्रमिक जो 15 वर्ष से समान क्षेत्रों में और 30 वर्ष से अनुसूचित क्षेत्रों में रह जाते हैं, उन सारे का जानकारी होगा। वही जो कहलाएंगे आपके प्रभावित परिवार कहलाएंगे। अध्याय 6 में भी और है। ठीक है। इसमें और क्या होगा, जब आपका प्रभावित लोगों की सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद जो भी प्रभावित लोग हैं उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्क है जो इसके लिए प्रशिक्षण का जरूरत है तो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, दुकान वगैरह दिया जा सकता है। क्लियर। ये सब जो है एट ए टाइम प्रारंभिक रूप से जो सहयोग दिया जाएगा। ठीक है। और क्या क्या लाभ मिलेगा वो अगले अध्याय में, रोजगार, प्रशिक्षण, दुकान वगैरह मिलेगा। क्लियर। और इसके बाद अगर किसी का जमीन गया है तो प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपया मिलेगा। क्लियर। यानी कि एक वर्ष में जो है 12,000 रुपये मिलेंगे, 12,000 रुपये पर ईयर। 1 एकड़ अगर किसी का जमीन है। क्लियर। और 2 एकड़ है तो 2,000 मिलेगा। कब तक मिलेगा, 30 ईयर तक मिलेगा। समझ गए ना। टोटल जो मिलेगा 30 ईयर्स तक मिलेगा। और हर 2 वर्ष में 12,000 जो हो जाएगा 500 रुपये का वृद्धि हो जाएगा। हर 2 वर्ष में 12,000 की जगह 12,500 मिलेगा। क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा। कितने रुपये का वृद्धि होगा वार्षिक, हर महीना वृद्धि नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। शर्त इसका सिंपल सा है, 100 से अधिक विस्थापन होना चाहिए, तभी जो है ये सारा लाभ मिलेगा। और अगर कोई जनजातीय वर्ग के लोग जो हैं 100 से अधिक विस्थापित हो रहे हैं तो जनजातीय सलाहकार समिति से जो है आपका सलाह सरकार कर लेगी, तभी जो है आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या सुविधा मिलेगा, जो भी कंपनी ने जमीन का अधिग्रहण किया है, क्लियर, कंपनी के शेयर में 25% से 50%, अगर शेयर जारी करती है कंपनी तो 25 से 50% हिस्सेदारी जो है, जो भी विस्थापित हुए हैं उनके क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है उस कंपनी के शेयर में। क्यों, ताकि जो है जो भी लाभ हो उस कंपनी को, उसका लाभ का एक हिस्सा जो है आपका विस्थापितों को भी प्राप्त हो। और मान लीजिए जिस उद्देश्य से जमीन लिया गया था उस उद्देश्य की ओर कदम नहीं बढ़ाता है, ठीक है, तो 5 से 15 वर्ष में जो है जमीन को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है।
और अगर जमीन वापस आने के बाद, चूंकि सारा क्षतिपूर्ति तो दिया जाएगा, ठीक है, जिससे जमीन लिया गया है सरकार के द्वारा, तो उस स्थिति में अगर किसी तीसरे पक्ष को दिया जाता है, फिर से वो जमीन बेचा जाता है, तो उसमें जो भी लाभ होगा उस लाभ का हिस्सा जो ओरिजिनल भूस्वामी शुरू में था उसको भी प्राप्त होगा। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर बेचा जाता है किसी और को, बेचा ही जाएगा मैक्सिमम मामला में, तो लाभ जो भी प्राप्त होगा उसका एक हिस्सा मूल भूस्वामी को मिलेगा। क्लियर? ये था आपका अध्याय 6। अब आइए अध्याय 7। अध्याय 7 जो है वहां तो अध्याय 6 में सामान्य लाभों की चर्चा की गई थी, यहां पर दीर्घकालीन लाभों की चर्चा की जा रही है, ठीक है। पहला है घर, ठीक है। तो अगर शहरी क्षेत्र में कोई घर लेना चाहता है, घर के लिए जमीन, क्लियर, अगर घर शहरी क्षेत्र में बनाना चाहता है विस्थापित व्यक्ति, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा? 10 डिसमिल जमीन मिलेगा, 5 डिसमिल। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर बनाना चाहता है तो उससे 10 डिसमिल जमीन मिलेगा। क्लियर? लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम जो है बना बनाया घर चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है फ्लैट दिया जा सकता है 2 BHK का। क्लियर? ये ऐसा नहीं कि आपका सिंगल होगा, अकेला होगा, बहुमंजिला में भी हो सकता है। और इसका अधिकतम जो एरिया होगा फिर ये नहीं मिलेगा, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का होगा। क्लियर? मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे कृषि श्रमिक, जिसका उस क्षेत्र में जमीन नहीं था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सामान्य क्षेत्र में रह रहा था और अनुसूचित क्षेत्र के मामले में 30 वर्षों से रह रहा था। तो ऐसे लोगों को भी आपका घर मिल सकता है, लेकिन उसका आकार छोटा होगा, 55 मीटर स्क्वायर का ही होगा, ठीक है। ये जो है भूमिहीन लोगों के लिए है, जो उस क्षेत्र में जिनका भूमि नहीं था, वो 15 वर्ष या 30 वर्ष से अलग अलग शर्तों में रह रहे थे, अरे भूमि जिनका था, ठीक है। ये तो घर मिला या जमीन मिला घर बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो मिलेगा, जमीन जितना गया है, कृषि भूमि वगैरह जितना गया है, ठीक है, उसका 1/10 भाग मिलेगा या 50 डिसमिल। कितना मिलेगा? जितना जमीन गया है, मान लीजिए कि आपका 500 डिसमिल जमीन गया है या 1000 डिसमिल चला गया है किसी का, तो उससे जो है 1/10 भाग 100 डिसमिल मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है कि 1/10 भाग या 50 डिसमिल में से जो कम हो, ठीक है, सरकार की तो एक सीमा होती है ना, तो अगर उसका 1000 डिसमिल गया है तो उसका 1/10 भाग कितना हुआ? 100 डिसमिल हुआ। लेकिन फिर शर्त है कि आप 50 डिसमिल जो कम हो, ठीक है, तो यहाँ 50 डिसमिल कम हो रहा, तो यहाँ पर 50 ही मिलेगा। किसी का 100 डिसमिल जमीन गया है तो उसका 1/10 भाग कितना होगा? 10 डिसमिल होगा। और यहाँ पर 50 डिसमिल तो इससे कम हो रहा है, तो 10 डिसमिल यहाँ पर ज़्यादा कम है, इसलिए इस सिचुएशन में 10 डिसमिल ही मिलेगा। क्लियर? ये हुआ जमीन। उसके अलावा सरकारी नौकरी अगर निकलता है तो उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके अलावा कंपनी में जो भी लाभांश होगा, एक परसेंट जो है विस्थापितों में बांटा जाएगा। क्लियर? 1% किसको मिलेगा? विस्थापितों को मिलेगा। और अगर कंपनी में नियोजन है तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिलेगी।
और एक चीज है कि जो मुआवजा है, ठीक है, मुआवजा जो आपका है 1/3 जो है भूमि हस्तांतरण से पहले मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 भूमि हस्तांतरण से पहले, जैसे 300 रुपया है तो उसका 1/3 हुआ 100 रुपया, 100 रुपया भूमि हस्तांतरण से पहले, और 2/3 200 रुपया जो है ठीक भूमि हस्तांतरण के समय, ठीक है। बोल सकते हैं दोनों पहले ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये पहले है और ठीक उस समय है जब भूमि हस्तांतरण हो रहा हो। क्लियर? ये इस ढंग से आपका किया जाएगा। आधारभूत ढांचा का विकास होगा जिस नए क्षेत्रों में बसेंगे, विस्थापित को जहां बसाया जाएगा उसका जो है विकास का जिम्मेदारी होगा आधारभूत ढांचा, यानी कि पेयजल हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, और कई तरह की उन्मुक्तियां यानी कि छूट प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि बिजली बिल आधा कर दिया जाए, पेयजल का आपूर्ति जो है उसका जो चार्ज लगता है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। बच्चों के पार्क, स्कूल, मंदिर, मस्जिद जो बनना है उस सारा का विकास किया जाएगा। अब अगर कोई जल विद्युत परियोजना के लिए जमीन लिया गया है, ठीक है, तो बांध बनाया जाएगा, बड़े बड़े बांध बनेंगे तो वहाँ मत्स्यन के लिए अधिकार मिलेगा, मत्स्य पकड़ने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा सुविधा जो है मिलेगा नौकरी के क्षेत्र में, आवास, भूमि, ठीक है। ये सारा जो है धारा 7 में वर्णित किया गया है। तो धारा 6 और धारा 7 को अच्छी तरह से कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन का संभावना इस बार है, क्योंकि अध्याय 9 से जो है क्वेश्चन आ चुका है। अध्याय 8 जो कहता है कि परियोजना और जिला स्तर पर क्या होगा? पुनर्वास समिति होगा, और दूसरा न्यायाधिकरण होगा। न्यायाधिकरण, कोई भी विवाद होता है तो उसको सलटाने के लिए जो है न्यायाधिकरण होगा। पुनर्वास समिति जो होगा इसके मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो भू अर्जन पदाधिकारी होंगे जिला के, ठीक है, भू अर्जन पदाधिकारी। दूसरा जो होंगे उस क्षेत्र के जितने भी एमएलए हैं होंगे, एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे, ठीक है, जो उन परियोजनाओं से जुड़े हुए बैंक हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक के बिना तो पैसा का लेन देन संभव नहीं है, इसलिए उसके अधिकारी भी शामिल होंगे। यही है आपका अध्याय 8। अब आइए अध्याय 9। क्वेश्चन यहीं से आया था पिछले जो पीएससी में, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आज डाला है यहां पर है राज्य पुनर्वास परिषद का गठन। राज्य पुनर्वास परिषद का गठन, इसके देखिए सदस्य जो होंगे, एक तो मुख्य सचिव होंगे राज्य के, दूसरे विभागीय मंत्री होंगे, जो भी मंत्री हैं उस समय पुनर्वास से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जिसको भी प्रभार दिया गया है वो मंत्री होंगे, और तीसरा जो होंगे उस मंत्री के विभागीय सचिव। जिस विभाग, जैसे पुनर्वास विभाग मान लीजिए गठित है तो विभागीय सचिव होंगे, तो जो भी सचिव बनाए हैं तो ये 3 मेंबर जो हैं होंगे। और इस परिषद का बैठक कब होगा? ये जो आपका होगा यही आया है आपका जेपीएससी में, 6th जेपीएससी में। क्लियर?
ये वर्ष में कम से कम 2 बार, यही आया था। कितनी बार जो है बैठक होना चाहिए, कम से कम तो 2 बार होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस ढंग से जो है आपका समाप्त होता है। और इसके अलावा कुछ और भी लाभ दिए जाते हैं, जैसे पशुओं के लिए लाभ दिए जाते हैं स्थानांतरण के लिए, ठीक है। पशुशाला निर्माण के लिए 35,000, स्थानांतरण के लिए 15,000, कुल मिला के पशु के लिए 50,000। छोटा मोटा व्यवसाय जिनका खराब हो गया, प्रभावित परिवार में आते हैं तो उनको भी 50,000, गुमटी वगैरह खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अलग अलग अध्याय से, क्लियर। यहाँ पर जो आपको ध्यान विशेष देना है, जो आपका परिभाषा सेक्शन है, क्लियर, और एक अधिकारी सेक्शन जो है, जो अध्याय 5 में मैंने बताया कि पुनर्वास अधिकारी और निरीक्षण अधिकारी आयुक्त होते हैं। और जो लाभ सेक्शन है, अलग अलग लाभ जो मिला, ठीक है, प्रति एकड़ जैसे आपका 1,000 रुपया पर जो है आपका मंथ दिया जाएगा, साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा, 2 साल में 500 रुपया वृद्धि यानी कि 12.5 हो जाएगा, 30 सालों तक दिया जाएगा ये, ठीक है। उसके अलावा अनुकंपा पर नौकरी है, 1% लाभांश में हिस्सा है, मत्स्यन का अधिकार है अगर जल विद्युत परियोजना है तो, ठीक है। और जो भी मकान वगैरह बनेगा वो महिला पुरुष के संयुक्त नाम पर ही जो है एग्रीमेंट होगा, क्लियर। और जितना भी आपका है भूमि जो भी दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, उस पर जितना भी निबंधन वगैरह का जो भी खर्च आता है वो सारा कंपनी को खर्च करना है जिसने ज़मीन को अधिग्रहित किया है, ठीक है। अन्य जितनी भी नीतियां हैं और जो योजनाएं वगैरह हैं उस सारा का मैं जल्द ही प्रयास करूंगा आपको क्लास देने का, ठीक है, इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो आज मैंने पढ़ाया है उसमें 2 सुधार स्पेशली कर लीजिएगा, वो गलती से चला गया था। 3 के बाद जो 3 हो गया, उसके बाद 4, 3 के बाद 4 और 5, ठीक है। 4 में सामाजिक प्रभाव होगा और 5 में अधिकारी वर्ग होंगे, ठीक है। उसके बाद से ठीक है 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9वां नंबर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, 8वां नंबर भी अध्याय इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से कहीं से भी 2 प्रश्न आ सकते हैं। अभी भी 25 दिन बचे हुए हैं, जमकर मेहनत कीजिए, 25 दिन कम नहीं होता, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कीजिए, उनको जानकारी दीजिए, ठीक है, इस चैनल के बारे में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।